नमस्कार सभी को। हम यूपी टेट में विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न पत्रों को हल कर रहे हैं और इसी कड़ी के अंतर्गत हम 2014 में आए हुए प्रश्न पत्रों को हल कर रहे हैं और इसी के तहत बाल विकास एवं शिक्षण विधि भाग 1 इसको हल करने की शुरुआत कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। ठीक है, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण। तो एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है अब्राहम मैस्लो। इन्होंने अभिप्रेरणा को 2 भागों में बांटा है। एक होता है जन्मजात अभिप्रेरण और दूसरा होता है अर्जित अभिप्रेरण। अर्जित, ठीक है। तो जन्मजात अभिप्रेरण के अंतर्गत क्या आ जाएंगे? भूख। जन्मजात अभिप्रेरण का मतलब जो जन्म से होते हैं, इसमें क्या क्या आ जाएगा? भूख, प्यास, विश्राम, निद्रा इत्यादि। अर्जित अभिप्रेरण का मतलब हुआ कि व्यक्ति सीखता क्या है समय के साथ साथ। तो इसमें रुचि, प्रतिष्ठा, उसमें सामाजिक समझ इत्यादि। तो अब्राहम मैस्लो का ये 2 अभिप्रेरण उन्होंने बोला है कि अभिप्रेरण 2 प्रकार के होते हैं या 2 भाग में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसका विकल्प हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि सीखने के स्थानांतरण का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ का ज्ञान रखता है या किसी परिस्थिति में कोई ज्ञान सीखता है तो उसका उपयोग वह किसी अन्य विषय को ज्ञात करने में प्रयोग करता है, या फिर कोई अन्य परिस्थिति हुई, उस परिस्थिति से निपटने के लिए उस ज्ञान का, या फिर जो पहली वाली परिस्थिति थी उसमें सीखे गए ज्ञान का प्रयोग करता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं सीखने का स्थानांतरण। तो सीखने का स्थानांतरण कई प्रकार का होता है, जिसमें से आता है सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य, क्षैतिज, ऊर्ध्व और पार्श्व। ठीक है, तो सीखने का स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है? सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य, क्षैतिज, ऊर्ध्व और पार्श्व। तो इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? इसका विकल्प हो जाएगा सकारात्मक भी होगा, नकारात्मक भी होगा, शून्य भी होगा, तो विकल्प हो जाएगा डी, ये सभी। इसका विकल्प हो जाएगा डी, यानी कि ये सभी। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन सा मन नहीं है? ये मत होगा। कौन सा मत? निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? ठीक है, यानी कि सीखना किससे है? अपने अंदर से सीखना है, अपने अंदर देख करके सीखना है। ठीक है, तो जर्मनी में ठीक है गेस्टाल्ट के विचारधारा को मानने वाले लोग रहते थे, जिनको गेस्टाल्टवादी बोलते थे। इनके द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था जिसका नाम था गेस्टाल्ट सिद्धांत। ठीक है, इस सिद्धांत का यह मानना है कि किसी भी व्यक्ति पर कोई भी परिस्थिति यदि उसके साथ घटित होती है
तो वह अपने मानसिक शक्ति से उस परिस्थिति को अच्छी तरीके से समझता है या समझने का प्रयत्न करता है कि कोई परिस्थिति उसके सामने क्यों आ रही है। ठीक है, फिर क्या करेगा वो अपनी सूझबूझ से और अनुभव के द्वारा उस परिस्थिति से निपटने की कोशिश करेगा और उस परिस्थिति के अंतर्गत जो भी समस्याएं आएंगी उन समस्याओं को समाधान तक ले जाने का प्रयत्न करेगा। ठीक है, तो इस सिद्धांत का नाम होता है गेस्टाल्ट सिद्धांत और इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था सुल्तान नामक वनमानुष पे, यानी कि सुल्तान वनमानुष पे गेस्टाल्ट सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। प्रश्न नंबर 4, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया था। ठीक है, तो एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था एबिंगहॉस। क्या नाम था? एबिंगहॉस। एबिंगहॉस का यह मानना है कि यदि हम कोई चीज़ सीख रहे हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम निरर्थक शब्दों का प्रयोग करें। इससे क्या होगा, जितना ज़्यादा हम निरर्थक शब्दों का प्रयोग करेंगे उतना ज़्यादा हमको पता चलता जाएगा कि यह शब्द निरर्थक है और सार्थक शब्द कोई और है। तो आदमी उनका प्रयोग करना धीरे धीरे शुरू कर देगा और धीरे धीरे सार्थक शब्दों का प्रयोग बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो एबिंग हॉस ने इन्होंने बोला था और इसका हो जाएगा प्रश्न नंबर 3 का डी। प्रश्न नंबर 4 का एबिंगहॉस ने बोला था कि सीखने के लिए निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 5, सीखने के नियम दिए हैं। ठीक है, तो सीखने का नियम किसने दिया है? यूएसए के एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है एडवर्ड थॉर्नडाइक। इन्होंने सीखने के नियम बताए हैं कि कोई भी व्यक्ति किन किन तरीकों से या किन किन नियम के माध्यम से सीख सकता है। तो इन्होंने 3 नियम बताए हैं, सीखने के 3 नियम। ठीक है, पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है प्रभाव का नियम और तीसरा है अभ्यास का नियम। इन तीनों नियम की मदद से कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ को सीख सकता है, ऐसा थॉर्नडाइक का मानना है। प्रश्न नंबर 6, सीखना है। ठीक है, तो यदि हम बात करें तो सीखना जो होता है इसका अर्थ होता है इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है अधिगम का अर्थ ही होता है सीखना। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति यदि सीखता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है, ये सही है। ठीक है, और आदमी सीखता किस चीज़ से है? अपने अनुभव से सीखता है तथा बार बार प्रैक्टिस करने से सीखता है, यानी कि ये भी सही हो जाएगा। और व्यवहार में परिवर्तन आएगा भी और स्थायी परिवर्तन आएगा, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका विकल्प हो जाएगा डी, सभी सही हैं। प्रश्न नंबर 7, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। ठीक है, तो शारीरिक वृद्धि और विकास को हम कहते हैं ग्रोथ। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं ग्रोथ, और ग्रोथ का हिंदी होता है अभिवृद्धि। तो इसका विकल्प हो जाएगा बी, अभिवृद्धि। प्रश्न नंबर 8, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन दिया गया है। ठीक है, तो यह कथन दिया गया रॉस नामक मनोवैज्ञानिक के द्वारा। इनका ये मानना है कि चिंतन क्या है? संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। प्रश्न नंबर 9, बाल विज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान की यदि हम बात करें तो बाल मनोविज्ञान के माध्यम से हम बालक के
जन्म से लेकर के उसके परिपक्व होने तक की पूरे समय काल को हम अध्ययन करते हैं। ठीक है। जब बच्चा छोटा होगा तो वह सामान्य होगा। जब उसके अंदर धीरे धीरे परिपक्वता वृद्धि होती जाएगी तो सामान्य से विशिष्ट होता जाएगा। ठीक है। तो सामान्य से विशिष्ट बच्चे के सामान्य से विशिष्ट होने तक की यात्रा ही क्या है? बाल मनोविज्ञान। ठीक है। तो इसका विकल्प हो जाएगा डी कि प्रत्येक बच्चा क्या होता है? विशिष्ट होता है। प्रश्न नंबर 10, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात, यदि हम इसको पढ़ें तो बाल मनोविज्ञान का अर्थ होगा बालक का मनोविज्ञान। बालक के मस्तिष्क में क्या क्या चल रहा है इसके बारे में अध्ययन। बालक का मनोविज्ञान, बालक का मनोविज्ञान। ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात, हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? बालक के बारे में। तो बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु कौन हो जाएगा? बालक। विकल्प बी सही होगा। प्रश्न नंबर 11, अच्छी स्मृति की विशेषताएं होती हैं। ठीक है। तो स्मृति व्यक्ति की क्या होती है? एक क्षमता होती है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपने सारे उद्देश्यों को पूर्ति करता है तथा क्या सही है क्या गलत है, यानी कि विवेक सहित या विवेकशील निर्णय लेते हुए वो आगे बढ़ता है या चिंतन करता है। साथ ही साथ परिस्थितियों के साथ सही ढंग से एडजस्टमेंट कर पाता है। तो अच्छी स्मृति जो होती है उसकी निम्न विशेषताएं या तीन विशेषताएं, चार विशेषताएं होती हैं। अच्छी स्मृति की चार विशेषताएं। एक होता है शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पुनः स्मरण। ठीक है। पहचान होता है, अच्छी धारणा भी होता है, और जैसा भी बताया था परिस्थितियों के साथ क्या? समायोजन, परिस्थितियों के साथ समायोजन। ठीक है। यानी कि शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान या पहचान, अच्छी धारणा और समायोजन। तो अच्छी स्मृति की विशेषताएं में ये पूरे सही हो जाएंगे सभी विकल्प। प्रश्न नंबर 12, संवेग का शाब्दिक अर्थ है। यदि हम संवेग का संधिविच्छेद करें तो होगा सम प्लस वेग। सम का अर्थ हो जाएगा सहित वेग, यानी कि वेग के साथ, यानी कि तीव्र गति से कार्य व्यक्ति यदि करता है तो उसको बोलेंगे कोई संवेग से कार्य कर रहा है। यदि इंग्लिश में बात करें तो संवेग का इंग्लिश होता है इमोशन, इमोशन। ठीक है। इमोशन का अर्थ क्या होता है? ई का अर्थ होता है अंदर और मोशन का अर्थ होता है गति। तो यानी कि इमोशन में व्यक्ति क्या करता है? अपने आंतरिक भावों को जो मस्तिष्क के अंदर है उन भावों को निकालता है और बाहर की ओर गति कराता है, समाज में गति कराता है। ये इमोशन हो गया। यानी कि इसके माध्यम से क्या होगा? व्यक्ति में वेग आ जाएगा, गति आ जाएगी। तो गति आने से क्या होगा? भावों में उथल पुथल होगा, भाव जो होंगी स्थायी नहीं रहेंगी। तो विकल्प हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 13, कौशल सीखने की पहली अवस्था है। कौशल सीखने की पहली अवस्था है। ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी बच्चा यदि जन्म लेता है तो शुरुआत में उसके माता पिता से बढ़ कर के भविष्य में समाज क्या करता है? इससे बच्चा सीखने की कोशिश करता है, उनके व्यवहारों का अवलोकन करता है और समय के साथ साथ कुछ व्यवहारों को अपनाता भी है। ठीक है। तो ऐसा क्यों कर पा रहा है वो? क्योंकि वो क्या कर रहा है? अनुकरण कर रहा है। अनुकरण अनुकरण करके सही गलत का निर्णय लेके वह उस हिसाब से ही काम कर रहा है। तो इसका सही हो जाएगा विकल्प
डी अनुकरण। प्रश्न नंबर 14, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया। ठीक है, तो यदि हम बात करें मानसिक आयु के प्रत्यय का, तो बिने साइमन, इन्होंने सर्वप्रथम प्रयोग किया। ठीक है, इनका ये कहना था कि कोई भी व्यक्ति जितनी उसकी मानसिक आयु है उसी आधार पर बताया जाएगा कि उसका मानसिक विकास कितना हुआ है, और इसी के आधार पर यानी कि मानसिक विकास के आधार पर ही बच्चों को मंद बुद्धि तथा तीव्र बुद्धि कहा जाता है। जिसकी बुद्धि कम विकसित है उसको मंद बुद्धि, जिसकी बुद्धि पर्याप्त विकसित है उसको तीव्र बुद्धि। तो ये काम किया था बिने और साइमन दोनों लोगों ने मिल करके, तो विकल्प हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 16, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। तो यदि हम बात करें शैशवावस्था की, शैशवावस्था, तो शैशवावस्था जो होती है वह 0 से 6 वर्ष तक होती है। ठीक है, इस अवस्था में किसी बच्चे को कुछ सिखाना है तो इसके लिए तीनों विधि फेमस है। मॉन्टेसरी विधि, मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, खेल विधि विधि तथा किंडरगार्टन विधि, किंडरगार्टन विधि। ठीक है, कौन कौन सी विधि? मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि और किंडरगार्टन विधि। इन सभी के माध्यम से जो बच्चा होता है वो सीख सकता है, तो विकल्प हो जाएगा डी, सभी। प्रश्न नंबर 16, बाल विकास में किस पर बल है। ठीक है, तो बाल विकास की यदि हम बात करें तो बच्चे के जन्म से लेकर जब तक वो परिपक्व नहीं हो जाता है तब तक का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उसमें बच्चे का शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक इत्यादि परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो प्रक्रिया पर बल है, बिल्कुल है बाल विकास में कि किस प्रक्रिया से सिखाया जा रहा है। साथ ही साथ वातावरण की भी भूमिका है, अनुभव की भी भूमिका है, और गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है, ये भी सही है। ठीक है, क्योंकि यदि हम बात करें तो बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, बाल्यावस्था में ही हम अध्ययन कर रहे हैं। तो बाल्यावस्था में 4 अवस्थाएं होती हैं, 4 अवस्थाएं। एक होती है गर्भावस्था, 0 से 9 माह गर्भावस्था। दूसरा शैशवावस्था, शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष, जो भी पढ़े था हमने। तीसरा बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। ठीक है, तो बाल्यावस्था होता है 7 से 12, 7 से 12, और इसके बाद से एक आ जाएगा किशोरावस्था, किशोरावस्था, किशोरावस्था होता है 12 से 18। ठीक है, तो ये सारे बाल्यावस्था हैं। बाल्यावस्था में गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था ये होते हैं, और इसमें सभी पे बल दिया जाएगा, प्रक्रिया पे भी, वातावरण अनुभव पे भी। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है। प्रश्न नंबर 17, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। ठीक है, तो यदि हम बाल विकास की बात करें तो बाल विकास के अंतर्गत मनुष्य के जन्म से लेकर उसके किशोरावस्था के अंत तक का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, इसमें अध्ययन क्या क्या किया जाता है कि बच्चे का शारीरिक विकास कैसा है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास कैसा है, मानसिक विकास। ठीक है, साथ ही साथ व्यवहार परिवर्तन पर, व्यवहार परिवर्तन पर, व्यवहार परिवर्तन पर तथा वातावरण पर, या फिर वातावरण का, व्यवहार परिवर्तन का तथा वातावरण का बालक पर क्या प्रभाव है, तो इसका भी अध्ययन किया जाता है। तो प्रश्न नंबर 17 का हो जाएगा कि बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, बिल्कुल सही है। वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाला प्रभाव का अध्ययन, बिल्कुल सही है।
वैयक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन भी किया जाता है। obvious सी बात है कि बच्चे के अंदर कौन कौन से चेंजेज या परिवर्तन आए, इससे क्या क्या विभिन्नताएं आई, तो विकल्प हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 18, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित, यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इसका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है डार्विन। डार्विन ने ऐसा बोला है कि जो सबसे ज़्यादा फिट होगा वही सरवाइव करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकृति के अनुसार से कौन अपने आप को ढाल पा रहा है। जो व्यक्ति प्रकृति के अनुसार से अपने आप को अच्छे तरीके से ढाल पाएगा वह जीवित रहेगा, जबकि जो व्यक्ति प्रकृति के अनुसार से अपने आप को ढाल पाएगा वह जीवित रहेगा, लेकिन जो व्यक्ति प्रकृति से एडजस्टमेंट नहीं बना पा रहा है वह जीवित नहीं रह पाएगा, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, जिसका उदाहरण है डायनासोर। तो विकल्प हो जाएगा 18 का डी। प्रश्न नंबर 19, बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि बिने साइमन मापन द्वारा क्या मेजर किया जाता है, सामान्य बुद्धि का। तो विकल्प हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 20, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले हम जानते हैं संवेगात्मक विकास होता क्या है। ठीक है, तो संवेगात्मक विकास का अर्थ होता है व्यवहार परिवर्तन। व्यवहार परिवर्तन, यह है संवेगात्मक विकास का अर्थ। तो व्यवहार का परिवर्तन, तो हमको पता है कि जैसे जैसे परिस्थितियाँ आती हैं किसी बच्चे के समक्ष या किसी व्यक्ति के समक्ष, वैसे वैसे ही वह अपने व्यवहार को परिवर्तित भी करता है। ठीक है, ओके, इसी को क्या बोलेंगे, संवेगात्मक विकास, यानी कि व्यवहार में परिवर्तन। तो जो व्यवहार परिवर्तन होता है, कई कारण होते हैं जो इस व्यवहार परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो उनमें से कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे एक हो जाएगा शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, एक हो जाएगा मानसिक योग्यता, मानसिक योग्यता, एक हो जाएगा थकान, और एक हो जाएगी परिस्थिति, परिस्थिति। ठीक है, यानी कि व्यवहार परिवर्तन किन किन कारणों से प्रभावित होगा, या व्यवहार परिवर्तन किन किन कारणों से होगा, उसमें शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान तथा परिस्थिति इत्यादि आएंगे। प्रश्न नंबर 21, यानी कि प्रश्न नंबर 21 का हो जाएगा हेरलॉक ए। प्रश्न नंबर 22, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। ठीक है, तो सीखने का अर्थ क्या होता है, या सीखने का उद्देश्य क्या होता है। तो obvious सी बात है, कोई भी व्यक्ति सीखता है तो इसका मेन उद्देश्य तो यही होता है कि उसमें उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया है, क्योंकि इसी आधार पे ही वह परिस्थितियों के साथ अपने आप को एडजस्ट कर पाएगा। तो इसका विकल्प होगा सी, कि सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है व्यवहार में परिमार्जन। प्रश्न नंबर 23, वाणी दोष नहीं है। ठीक है, वाणी दोष नहीं है। ठीक है, तो वाणी दोष का अर्थ यही होता है कि हम अपनी बातों को स्पष्ट रूप से किसी को बता नहीं पा रहे हैं। तो क्यों नहीं बता पाएंगे, ठीक है, कि हम इसलिए नहीं बता पा रहे हैं कि हमारा जो उच्चारण है वो स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो ये भी एक वाणी दोष में आएगा। धीमी या तेज गति से बोलते हैं तो ये नहीं आएगा, क्योंकि धीमी या तेज गति से बोलना किस पर निर्भर करता है, ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है, इसको दोष के अंतर्गत गिना नहीं जाता है। ठीक है, तो इसका विकल्प हो जाएगा बी, इसका विकल्प हो जाएगा बी। धीमी या तेज गति से बोलना, क्योंकि बाकी सारे ए हैं
कि कोई व्यक्ति अपनी बातों को कहना तो चाह रहा है लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं कह पा रहा है। प्रश्न नंबर 24, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की क्या क्या विधि हो सकती है? तो इसका ठीक है, तो मुख्य मुख्य विधि क्या क्या हो सकती है? मूल्यों के महत्व को बताना हो जाएगा। ठीक है, महान व्यक्तियों के गुणों के बारे में बताना, ये भी हो जाएगा। अध्यापक द्वारा स्वयं मूल्य आधारित व्यवहार एवं आचरण अपनाना, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापना, ये भी सही हो जाएगा। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, ये भी होना चाहिए। 4 होते हैं टोटल। महान व्यक्तियों के गुणों के बारे में बताना, मूल्यों के महत्व को बताना, अध्यापक द्वारा स्वयं मूल्य आधारित व्यवहार एवं आचरण अपनाना, और चौथा होता है कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। तो इसका विकल्प होगा सी, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। प्रश्न नंबर 25, मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो यदि हम बात करें कि मूल्यों के वर्गीकरण में कौन कौन से शामिल होंगे, ठीक है, तो आध्यात्मिक मूल्य शामिल होता है बिल्कुल, क्योंकि ये सकारात्मक गुण होते हैं। नैतिक मूल्य शामिल होता है बिल्कुल। सांस्कृतिक मूल्य भी शामिल होता है। क्या धनार्जन का मूल्य शामिल होता है? तो नहीं होता है, क्योंकि यदि हम एन किन प्रकार से कहीं से भी धन अर्जित करने का प्रयत्न कर रहे हैं तो उसमें से कई बार सोर्स क्या होते हैं, या फिर जहाँ से हम धन अर्जित कर रहे हैं या जिस तरीके से अर्जित कर रहे हैं वो अनैतिक हो सकता है, इसलिए यह एक दोष होगा। यह क्या होगा? दोष। और बाकी सारे कैसे होंगे? गुण। तो इसका विकल्प सही हो जाएगा इन किन प्रकार धनार्जन का मूल्य। प्रश्न नंबर 26, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। ठीक है, तो व्यक्तित्व कैसे बनता है? व्यक्तित्व मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक गुणों से मिलकर बनता है। यानी कि कोई भी व्यक्तित्व है तो कैसे बनेगा? मनोवैज्ञानिक प्लस शारीरिक, मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक गुणों से मिलकर ही व्यक्तित्व बनता है। ठीक है, और इन दोनों में से यदि कोई भी एक उपस्थित नहीं हुआ, अनुपस्थित हुआ, तो इससे व्यक्ति का संतुलित विकास ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए मनोवैज्ञानिक और शारीरिक, इसका विकल्प हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 27, आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है। ठीक है, तो आत्म केंद्रित का मतलब जो आदमी अपने तक ही सीमित रहे, अपने आप पे ही निर्भर रहे और अपने आप से ही सारी बातें वगैरह इत्यादि करना पसंद करें। ठीक है, तो आत्म केंद्रित व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है कि वह आत्म केंद्रित होता है। आत्म केंद्रित का मतलब कि वह अकेले रहना पसंद करेगा। तो जब अकेले रहना पसंद करेगा तो समाज के तौर तरीके वो ज़्यादातर सीख नहीं पाता है, इसलिए खुद को वो समाज के साथ या परिस्थितियों के साथ समायोजित करने में असफल पाएगा या उसको कठिनाई होगी। इसका विकल्प हो जाएगा ये। प्रश्न नंबर 28, अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति को कहते हैं। ऊर्जा बल, लिबिडो या फिर इच्छा भी बोल सकते हैं। ठीक है,
तो कोई भी व्यक्ति जो अपने ऊर्जा बल को या लिबिडो को बाहर की ओर प्रदर्शित कर रहा है, तो यानी कि वो कैसा होगा, बहिर्मुखी। ऐसा व्यक्ति समाज के साथ, परिस्थितियों के साथ अच्छे तरीके से निपट पाता है, जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व के लोग होते हैं। प्रश्न नंबर 29, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, आप क्या करेंगे? तो यदि हम अध्यापक हैं तो हमको क्या करना चाहिए? हमको सर्वप्रथम बालक से बातचीत करना चाहिए, साथ ही साथ यह कारण जानने का प्रयास करना चाहिए कि वो चिंतित और कुंठित हो क्यों रहा है। और कारण यदि हमको पता चल गई तो उस कारण को समाप्त करने की या उस समस्या को समाधान पर लाने का प्रयत्न हम करेंगे। यानी कि हमको कैसा रोल प्ले करना होगा, हमको एक एडवाइजर या परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह हमको करना पड़ेगा। इसका विकल्प हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 30, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो भाषा विकास से यदि हम मतलब समझे तो इसका अर्थ होता है कि ऐसा विकास जिसके कारण से बालक अपने विचारों को एवं भावनाओं को व्यक्त कर पा रहा है, इसी को बोलेंगे भाषा विकास। ठीक है, तो भाषा विकास जो है उसके 4 सिद्धांत होते हैं। भाषा विकास के सिद्धांत, किसके सिद्धांत? भाषा विकास के। भाषा विकास के सिद्धांत, तो इसके 4 सिद्धांत होते हैं। चारों कौन कौन से? पहला अनुबंधन का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत। दूसरा अनुकरण का सिद्धांत। तीसरा परिपक्वता का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत।